नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदिकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल के एक महत्वपूर्ण विधा रासो साहित्य पर। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इस बारे में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विभिन्न विद्वानों और हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ करने वाले गारसा दा तासी, फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रासूय जो है एक प्रकार का यज्ञ है, तो उस शब्द से उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हरप्रसाद शास्त्री, जिन्होंने सिद्ध साहित्य आदिकाल पर विशेष रूप से काम किया और उसमें भी सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है राज यश शब्द से मानी है। नरोत्तम दास स्वामी का कहना है कि रासो शब्द जो है रासक से बना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रासक से मानी है। रासक से उनका यहाँ आशय उपरूपक से है। नाटक के जो भेद हैं उनमें रूपक के जो भेद हैं उनमें एक भेद जो है उपरूपक रासक माना जाता है। दशरथ शर्मा इतिहासकार हैं, आपका भी ये मानना है कि रासो शब्द जो है रासक से उत्पन्न हुआ है। माता प्रसाद गुप्त बहुत महनीय विद्वान है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की विभिन्न रचनाओं का आपने पाठानुसंधान किया है, उन्हें शुद्ध करके और सटीक और प्रामाणिक रूप में उन्हें प्रस्तुत करने का बहुत महनीय कार्य आपके द्वारा किया गया है। आपका भी ये मानना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं कि रासो शब्द जो है वो रसायन से बना है, और इसके संदर्भ में जो है वो बीसल देव रासो की पंक्ति नाल रसायन आरंभ ही, वो पंक्ति उद्धृत करते हैं। कविराजा श्यामल दास का और काशी प्रसाद जायसवाल का कहना है कि रासो शब्द रहस्य से बना है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी इसकी उत्पत्ति रास से मानते हैं, और गणपति चंद्र गुप्त जो हैं उन्होंने भी इसकी उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि रासक शब्द जो है वो राजस्थानी भाषा की ओकारांत प्रवृत्ति के कारण अपभ्रंश होता होता रासों में बदल गया। रासक से रास, कै का लोप हुआ, रास शब्द बना, और उससे रासा, और रासा से रासु, और फिर रासो शब्द बन गया। अब भ्रंश जो भाषा है उसकी यदि हम प्रवृत्ति की बात करें तो रासक शब्द से रास है, और रासऊ, और रासऊ से जो है रास शब्द की उत्पत्ति हुई। तो कुल मिलाकर हमने भिन्न भिन्न आचार्यों, इतिहासकारों, साहित्य के इतिहासकारों का मत हमने जाना, और सर्वमान्य मत यही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महत्वपूर्ण विधा रासो साहित्य का उद्भव और उसका विकास जो है वो रासक शब्द से माना जाता है। संस्कृत साहित्य से यदि हम इसकी बात करें रासक शब्द की, तो संस्कृत साहित्य में रासक शब्द जो है वहाँ तीन अर्थों में, एक ही समय में तीन अर्थों में वहाँ प्रयोग में देखने को मिलता है कि एक तो गेय काव्य के संबंध में, गेय काव्य के अर्थ में जो है रासक शब्द प्रचलन में था। नृत्य विशेष के संदर्भ में भी रासक शब्द का प्रयोग होता आया है, और रूपक के भेद के रूप में भी रासक शब्द जो है प्रचलन में था। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से, जब हम देख रहे हैं कि संस्कृत साहित्य में भी रासक शब्द हैं, और आगे चल करके हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो है रास नामना और रासो नामना जो रचनाएं हम देखते हैं, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, उपदेश रसायन रास, चंदन बाला सूरी, चंदन बाला रास, तो इस प्रकार की जो रास और रासो नाम की जो रचनाएं हैं उनके आविर्भाव के पीछे एक लंबी परंपरा है। ये अचानक से 11वीं 12वीं या 14वीं शताब्दी में ये अचानक से ये रचनाएं, ये इस प्रकार की काव्य रचना की जो शैली है, जो परंपरा है, वो अचानक से नहीं आई है। जिसके पीछे जो है एक लंबा इतिहास है, और ये संस्कृत प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश और बाद में हिंदी में ये परंपरा आती है। रासा काव्य परंपरा के संबंध में विरहांक का कहना है कि ऐसी रचना जिसमें बहुत से अडिल्य, दुहैवय, मात्रा, रड्डा और डोसा छंद होते हैं,
ऐसी रचना रासक कहलाती है। स्वयंभू जो अपभ्रंश के बहुत महनीय कवि हैं, आपका भी कहना है कि जिस काव्य में धत्ता, छप्पे, पद्धतियां, अन्य रूपकों के कारण जनसाधारण के मन का अभिराम होता है, वह रासाबंध काव्य कहलाता है। अद्दहमान अब्दुल रहमान जिन्होंने संदेश रासक की रचना की है, उनके काव्य में भी इस संबंध में एक पंक्ति आती है, कह बहुरूवी णिवद्दहु रासन भसयई, अर्थात कहीं पर वह बहुरूपक छंद जो है निबद्ध बहुरूपक निबद्ध रासक घोषित होता रहता है। यानी इन सभी विरहांक, स्वयंभू, अद्दह रहमान आदि सभी विद्वानों का यह कहना है कि रासक नामना जो रचनाएं हैं उनमें छंद वैविध्य पाया जाता है, छंद जो है बार बार बदलते हैं। अपभ्रंश के ग्राम्य रूप में रासक, डौम्बिका आदि श्रेणी के लोक प्रचलित गेय और अभिनय काव्य लिखे जाते हैं। हेमचंद्र जो है जिन्होंने प्राकृत व्याकरण लिखा, अपभ्रंश का भी व्याकरण लिखा, जैन आचार्य हेमचंद्र, आपका भी ये कहना है कि अपभ्रंश जो भाषा है उसके ग्राम्य रूप में रासक श्रेणी के जो काव्य हैं वो काफी लोक प्रचलित है और ये गेय और अभिनय काव्य हैं। अब यहां से हम बात को रास और रासो काव्य से हम जोड़ें तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लोक में प्रचलित काव्य शैली जिसमें नृत्य गीत का समावेश था, वो नृत्य गीत के समावेश वाली रासक शैली ही आगे चल करके रास और रासो काव्य में परिवर्तित हो गई। अब उसमें किस तरह से परिवर्तन आए, किस तरह से आगे चलकर रासो काव्य में हम देखते हैं कि वहां नृत्य गीत आदि नहीं है, ना वो गेय काव्य हैं। एक बीसलदेव रासो को छोड़ दें हम तो वो गेय भी नहीं है। और किस तरह से जो जैन कवि हैं जिन्होंने रास साहित्य लिखा उसमें तीर्थंकरों और जैन धर्म के महापुरुषों के जीवन चरित्र का उल्लेख है, तो वहीं जो रासो साहित्य है, रासो काव्य है, उनमें ऐतिहासिक जो पुरुष हैं, जो राजा हैं, सामंत आदि हैं, उनके शौर्य और उनकी श्रृंगारिक चेष्टाओं का वर्णन जो है उस काव्य की विषय वस्तु है। तो ये परिवर्तन जो है काफी लंबे समय की परंपरा जो है उससे परिवर्तन हमें दृष्टिगोचर होता है। तो रासा काव्य परंपरा के यदि हम भेद करें तो दो प्रकार के भेद हम यहां देखते हैं। नृत्य गीत परक जैन रास काव्य परंपरा जिसके रचनाकार जैन कवि थे, और छंद वैविध्य परक जैनेतर रासो काव्य परंपरा, ये दो रासक काव्य परंपरा के भेद हैं। या यूं कहें कि हम दो भेद नहीं हो करके ये रासक काव्य का क्रमिक विकास है। लोक में प्रचलित रासक काव्य की जो नृत्य गीत आदि की जो शैली थी उससे जैन कवियों ने उसे अपने जैन सिद्धांतों और अपने जैन धर्म के महापुरुषों के चरित्र को गाने के लिए उन्होंने शैली को अपनाया, और वही शैली जो है वो जैन कवियों से लोकप्रियता पा करके आगे चलकर जैनेतर कवियों में वही शैली, रासक की वही शैली जो है वो रासो काव्य में परिवर्तित हो गई। तो रासक काव्य परंपरा के ये विकास के दो सोपान कहे जा सकते हैं। अब हम दोनों में यदि हम अंतर देखें तो जैन रास काव्य परंपरा जो है उसके रचयिता जैन कवि हैं, इनकी भाषा अपभ्रंश के निकट है और इसका जो रचना क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान में गुजरात है। इसमें काव्यात्मकता कम है और धार्मिक उपदेश परक ये रचनाएं अधिक हैं, और इनका समय जो है 12वीं से 14वीं शताब्दी है। रासो काव्य परंपरा को हम देखें तो जैनेतर कवियों, विशेष रूप से भाट, चारण आदि जो कवि हैं उनके द्वारा इस काव्य परंपरा का पल्लवन किया गया। भाषा जो है वो आधुनिक हिंदी के अधिक निकट है, क्षेत्र इसका हिंदी प्रदेश है, काव्यात्मकता इसमें अधिक है और उसका समय जो है वो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। अब प्रमुख रास ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो उपदेश रसायन रास जिन धर्म सूरी की यह रचना है, इसे प्रथम रास काव्य माना जाता है और यह अपभ्रंश की रचना है। हिंदी की दृष्टि से हम देखें तो भरतेश्वर बाहुबली रास आलीभद्र सूरी की ये रचना है और ये हिंदी
आधुनिक आदिकाल की या कहें कि हिंदी की जो है रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, उन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास के रचिता शालिभद्र सूरी को जो है हिंदी का प्रथम कवि घोषित किया है। बुद्धि रास भी सूरी की रचना है। चंदनवाला रास और जीवदया रास ये कवि आसगू की रचनाएं हैं। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी की, रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी की और नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना है। कच्छुली रास के रचनाकार प्रज्ञा तिलक हैं। जिन पद में सूरी रास सारमूर्ति, गौतम स्वामी रास उदयवंत की है। पंच पांडव चरित रास ये शालिभद्र सूरी की है। अब ये शालिभद्र सूरी जो है दूसरे शालिभद्र सूरी हैं, इन्हें शालिभद्र सूरी द्वितीय भी कहा जाता है। और ये जैन काव्य परंपरा की होने के बावजूद ये रचना जो है इसमें जैसा नाम से आपको विदित है पंच पांडव चरित रास, इसमें पांडवों के चरित्र, पांचों पांडवों के चरित्र को कथानक का आधार बनाया गया है। अब चूंकि पांडव भी ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से वो पौराणिक पुरुष कहे जा सकते हैं, तो पौराणिक महापुरुषों के चरित्र को लेकर के ये काव्य रचा गया है। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन रासो रचनाओं का उल्लेख किया है उनमें है खुमान रासो, ये दलपति विजय की है। हालांकि इसके भी जो है प्रामाणिकता के संदर्भ में प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है और यह है 12वीं सदी की रचना है। और यूँ कह सकते हैं आचार्य डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का तो ये मानना है कि रास काव्य परंपरा और रासो काव्य परंपरा के बीच की कड़ी जो है वो बीसल देव रासो को माना जा सकता है, क्योंकि इसकी जो शैली है वो जैन शैली जो है, जैन कवियों की शैली है, और वहीं इसमें जो विषय वस्तु है वो विग्रहराज बीसल देव जो है, अजमेर के राजा बीसल देव उसके नायक हैं। तो ये रास और रासो काव्य परंपरा की कड़ी के रूप में इसे देखा जाता है। रासो काव्य की सबसे प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो मानी जाती है, जिसके रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। परमाल रासो जिसे आलाखंड भी कहा जाता है, उसके रचनाकार जगनिक हैं। जय चंद्र प्रकाश के भट्ट केदार और जय मयंक जस चंद्रिका इसके मधुकर भट्ट हैं। हमीर रासो सारंगधर, विजयपाल रासो नल्ल कवि। तो इस तरह से हमने देखा कि ये रासो काव्य परंपरा जो है इसका आविर्भाव जो है 12वीं शताब्दी में होता है, और यह है रास जैन कवियों द्वारा रास काव्य परंपरा के रूप में पुष्पित पल्लवित होती हुई 14वीं सदी में ये जैनेतर कवियों, विशेष रूप से भाट चारण आदि कवियों के हाथों में उनकी कलम में पहुंचकर, उनकी वाणी में पहुंच करके और रासो काव्य को जन्म देती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।